Hello everyone, and again I am here, your teacher, botany teacher Neelam, and welcome to our YouTube channel Rizangla Education. And I hope that you are finding it very helpful for you. We are producing a lot of content that will be going to help you in board exams और बाकी के entrance exam में नीट में जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. तो जेनेटिक्स हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं और अपने पास कुछ लेक्चर्स रह गए हैं. जल्दी जा कर के प्लेलिस्ट को देखो, वहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, सारे सेशंस हैं जेनेटिक के, जिनको आप वन बाय वन सॉल्व कर सकते हो. एक और आखिरी सेशन जो होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो होने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स का, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे. अब ये सेशन मैंने लास्ट में इसलिए रखवाया है ताकि जब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊं या मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो आप मतलब पूरी जेनेटिक्स आप समझ चुके हो, तो वो आपके लिए इजी होगा. ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद ही वो सेशन देखना जो कि आने वाला है जल्दी. अब आपके पास अभी है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर सेशन, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं. इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं. नहीं समझे हैं तो ये सेशन तो बिल्कुल पता ही है कि नहीं समझ में आता है तो ही हम पढ़ने आते हैं, ढूंढते हैं, है ना. समझ आता होता तो हम क्यों देखते, नहीं देखते. तो जेनेटिक क्या है, जेनेटिक में हम ये पढ़ते हैं कि कोई कैसे रिजेंबल करता है अपने पास्ट जनरेशन से. ठीक है, कैसे रिजेंबल करता है. तो सिमिलरली हम उस चीज़ में इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे, तो वाया इनहेरिटेंस कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग देम एज इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स, क्योंकि आप इनको इनहेरिटेंस को ही जेनेटिक्स जब पढ़ते हो इन सब चीज़ों को तो हम उसको जेनेटिक बोलते हैं. अब बात आ जाती है डिसऑर्डर्स एंड डिजीज में डिफरेंस क्या होता है. जब कोई पूछता है कि भाई क्या बीमारी है ना, तो हम बोल देते हैं कि ये हो रहा है पर्टिकुलरली, अच्छा ये हो गया है तुझे, ये डिजीज़ हो गई है, हम यही बोलते हैं ना. सपोज कर लो आपको किसी ने बोल दिया कि लूज मोशंस हो रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया होगा, डायरिया हो गया होगा, है ना. यही बोलते हैं ना, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया है, स्टमक पेन है, तो आप उस डिजीज़ के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं और आप बोल देते हो कि ये बच्चे को ये पर्टिकुलर डिजीज़ है, ये इंसान को ये पर्टिकुलर डिजीज़ है. बट डिसऑर्डर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पर्टिकुलरली बोल दो सारे डिसऑर्डर्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली आपका जो नॉर्मल बॉडी है, आपकी लैंग्वेज में जो नॉर्मल डेफिनेशन है एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, पर्टिकुलरली आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है ना. तो अब वो नॉर्मल चीज़ से थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने क्या किया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में. ठीक है, अपन ने इसको क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. चलो देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं. जादू काम नहीं किया है, रुक जाओ. है ना, चलो अब ये लाइन बन गई, तो आप भी बना लो ये लाइन. अपनी कॉपीज खोल के बैठा करो. देखो यहाँ पर हम शांति से पढ़ने के लिए आए हैं, सबको शांत होकर के कुछ मिनट्स के लिए बैठ जाओ, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, यहीं पे पूरा याद भी करते जाओ साथ साथ. ठीक है, अपने पास दो तरीके के डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं. पहला बताओ क्या हो सकता है, जो हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं उन्हीं के नाम पे हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर.
अब इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? तो इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसलिए पड़ा क्योंकि चेंजेस किस में आ रहे हैं, जीन्स में आ रहे हैं। और मेंडल ने जीन के बारे में तो बहुत कुछ बोल रखा था, सारी चीज़ें ही स्टडी उसने जीन से रिलेटेड की थी। तो हमने एक डिसऑर्डर का नाम लिख दिया है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। और आपके पास एक और डिसऑर्डर हो गया है, वो कौन सा है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। या फिर हाँ, जिसमें क्रोमोसोम में दिक्कत आ जाती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑल राइट, तो अपने पास दो हो गए, आराम से दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो गए। यहां तक सबको याद? खत्म करके अभी बंद करो बोलना। डिसऑर्डर्स की बात हुई थी तो हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हुई। जब जेनेटिक की बात हुई तो हमने जीन्स को सबसे पहले पढ़ा था मेंडल के थ्रू, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद हम क्रोमोसोम्स पर भी आ गए थे, कब? जब मॉर्गन की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने ऑटोजोम्स ये सारे पढ़े थे ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपकी क्रोमोसोम की बात वहां से शुरू हो गई थी, और तो आपके पास आ गया एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है? डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं? म्यूटेशन, ठीक है, इन जीन लीड्स टू दिस डिसऑर्डर, ठीक है। और यहां पे म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम नंबर मीन्स चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर लीड्स टू डिसऑर्डर, ठीक है। म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर लीड्स टू दिस डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के आपके पास ये वाले डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं उसके लिए पहले हम एक, लेट मी मेक इट हियर समवेयर। ओके, एक डब्बा आप भी बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर लेते हैं हम कि डिसऑर्डर्स आपके किन किन तरीके के हैं, क्या टाइप्स हैं डिसऑर्डर के। अब बोला जाता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं और जिनमें मतलब जीन्स में चेंज होता है, वो ज़्यादातर दे आर मोस्टली रिसेसिव, ठीक है, दे आर मोस्टली रिसेसिव। रिसेसिव की डेफिनेशन अब मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उन सारी डेफिनेशंस में महारत कर चुके हैं, है ना। अब आपके पास एक बहुत अच्छी सी मैं वो बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ उसको याद करने की, ठीक है। ओहो, चलो, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन डिजीज़ की। अब सबसे पहले तो अपने पास सबसे पहले कौन सी डिजीज़ है? अपने पास है, हाँ ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद कौन? हाँ, कौन मतलब कलर ब्लाइंडनेस। पहले डिजीज के नाम लिखो, फिर उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जाती हूं। हाँ, कौन सी मतलब सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद फिनाइल, कौन सी? फिनाइल
फिनाइल मतलब फिनाइल कीटोनूरिया। सी फिनाइल से सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। था थैलेसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये है कि आपको ये याद रखना है, हाँ, कौन सी फिनाइल से था डिस्ट्रॉय कियो ठीक है। एक ही राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ बन चुका है हमारे पास निमोनिक कि हाँ, कौन सी फिनाइल से, मतलब कलर सी से, ठीक है, कौन सी फिनाइल से था डिस्ट्रॉय कियो, मने है ना, था डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से आपको ये पता चल जाएगा डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इजी हो गया इनको याद करने का तरीका। अब आपके पास ये चीज आ जाती है कि इनमें से कौन से रिसेसिव हैं और कौन से डोमिनेंट हैं। सारे यहाँ पर रिसेसिव हैं, ठीक है, सिर्फ एक डोमिनेंट है, रिसेसिव। सारे यहाँ तक रिसेसिव हैं, ये क्या है, सिर्फ डोमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से हीमोफीलिया प्लस कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड हैं, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। बाकी सारे इसके बाद सिकल सेल एनीमिया से लेकर के नीचे तक ऑटोजोमल हैं। क्या है ये, ऑटोजोमल, ओके, ऑटोजोमल। अब मैम ये सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोजोमल किस नाम की चिड़िया का नाम है? तो आपके जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो आपके सेक्स लिंक्ड प्लस ऑटोजोमल दोनों हो सकते हैं। सेम यहाँ पर भी सेक्स लिंक्ड प्लस ऑटोजोमल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोजोमल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके यहाँ पर भी सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल दोनों हो सकते हैं। अब मैं एक जगह बता देती हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स या वाई क्रोमोसोम पर ये होंगे। बाकी आपके 1 से लेकर के 22 तक जितने क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। उनके ऊपर जो म्यूटेशन होगा उसको अपन बोल देते हैं ऑटोसोमल म्यूटेशंस। उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाएंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। प्लस एक्स वाई जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर हुआ तो हम उसको बोल देंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसा क्या होता है। सपोज कर लो आपका एक क्रोमोसोम कैसा है, ऐसा ऐसा, अरे ये तो पहले ही गलत बन गया है, इसको हेलिकल बना दो ऐसे, ठीक है। ये अब आपके पास एक और क्रोमोसोम आया वो कि कैसा था, ऐसा। अब इसमें क्या हुआ, चेंज हो गए कुछ, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये क्या है, चेंज डीएनए। तब चेंज हो गया तो ये क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई, ये हो गई म्यूटेशन। और इसी को हम बोल देते हैं कि कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। अब मुझे लगता है आपको ये कहानी क्लियर हुई। अब फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। और वो क्या चीज़ है, वो है अपने पास यहाँ पर आपके पास एक डाउन सिंड्रोम आने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट में, टर्नर सिंड्रोम। एंड हम पढ़ेंगे एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम।
ठीक है, तो ये अपने हो गए जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब अपन एक एक को जल्दी से फटाफट एकदम सपाट तरीके से पढ़ लेते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला अपने पास जो है फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम यहाँ पर जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, अपना प्यारा सा कलर ब्लाइंडनेस। अरे ये तो प्यारा नहीं है गाइस, ये बहुत ज़्यादा बेकार डिसऑर्डर है, क्योंकि बेकार ही होते हैं ना डिसऑर्डर्स। तो पहला वाला क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। पहले कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेते हैं, बोला तो मैंने वही था, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिया है। अब कलर ब्लाइंडनेस वाले में आती क्या दिक्कतें हैं, सबसे पहले क्या होता है, सपोज कर लो रेड एंड ग्रीन। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, रेड कलर के डॉट्स बना दिए और ग्रीन से मैंने डॉट डॉट से 2 बना दिया, सपोज कर लो, और बगल में सारे रेड रेड कलर हैं। तो क्या होगा कि बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, या जिस भी पर्सन को है ये डिजीज़ उसको ये समझ नहीं आएगा, उसको वो मैं आपको बना ही देती हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है 2 और इसकी तरफ मैंने क्या कर दिए हैं, अब आपको 2 अलग से दिख जाएगा कि 2 कहीं पे बना हुआ है, लेकिन जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस होगी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा रेड एंड ग्रीन कलर में, है ना। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसको 2 नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि रेड कलर उसे दिख नहीं रहा है। वो सारे एक जैसे ही दिखेंगे, दोनों कलर ग्रे कलर के दिखेंगे, रेड एंड ग्रीन अलग अलग दिखेंगे नहीं। तो इनमें क्या होती है, दे आर नॉट एबल टू, दे आर differentiate between red and green color, रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। ये होता है इस डिजीज में। और आपको पता है कि ये डिजीज सबसे ज़्यादा, ये वाली जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा किसको होती है, किनको होती है ये डिजीज सबसे ज़्यादा, इससे ऑलमोस्ट मोस्ट मेल्स आर अफेक्टेड। मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। मतलब अगर 8% मेल्स हैं तो सिर्फ 0.4% फीमेल अफेक्टेड रहती हैं इस डिजीज़ में। एंड ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रॉस बना के दिखा देती हूँ। पहला क्रॉस क्या है, यहाँ पर हमने क्या ले लिए, पेरेंट्स ले लिए। मैं P फॉर पेरेंट्स लिख देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पेरेंट्स कैसे ले लिए हैं, फीमेल क्या है, देखो अब आपको यहाँ पे क्यों कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी पता चलेंगी, ठीक है। और ये सेक्स लिंक्ड में कौन सा है, बेसिकली एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। ओके ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अपन ने क्या कर दिया, इधर इनके ऊपर लगा दिए, अपन ने यहाँ पे ली है नॉर्मल फीमेल, we have taken here normal female and affected male। देखो अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव है तो मतलब कोई अफेक्टेड तब होगा जब ये सी वाला जीन जो है वो दोनों पे होगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन दोनों पर होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे होता तो ये फीमेल क्या होती, अफेक्टेड, है ना।
और अगर एक पे है तो ये क्या है, कैरियर है फीमेल। लेकिन ये क्या है, अफेक्टेड, क्योंकि इसके पास दूसरा क्रोमोसोम सेम नहीं है, दूसरा क्रोमोसोम वाई है डिफरेंट। तो डोमिनेंस सेम टाइप के क्रोमोसोम में ही हो सकता है या रिसेसिव सेम टाइप के क्रोमोसोम में ही एक्सप्रेस करेगा जब वो दोनों पर होगा, ऐसे नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे अफेक्टेड मेल है और ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है आपके पास। अगर हम इसका क्रॉस बनाएं तो आपको क्या क्रॉस बनेंगे, देखो इसके गैमीट्स तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो बना करके। ये ट्रेपीजियम क्यों, एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है, ओके नाउ ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे आप बस पेरेंट्स बना दो, ठीक है। पेरेंट्स अगर हम यहाँ पे बनाएं तो एक्स एक्स एंड एक्स सी एंड वाई, तो आपके पास कैसी फीमेल आई हैं, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल मेल। तो यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। 50% कैरियर फीमेल, ठीक है, मतलब ये डिजीज को कैरी करेंगी बट खुद को बीमारी नहीं है। ये 50% क्या है, नॉर्मल मेल आए हैं। टोटल 4 बच्चे हैं, 2 उसमें से कैरियर हैं और 2 क्या हैं, नॉर्मल हैं। अगर आप एक और क्रॉस ले लो, लेट्स टेक वन मोर क्रॉस। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक और क्रॉस बना रहे हैं हम यहाँ पे। मैं डायरेक्ट आपको पेरेंट्स दिखा देती हूँ इधर, ठीक है। आपने अब क्या लिया है, आपने बच्चे लिए हैं, कैसे, आपने इधर ली है कैरियर फीमेल, आपने क्या ली है यहाँ पे, कैरियर फीमेल ली है, ठीक है। ये क्या है, कैरियर फीमेल। और आपने क्या ले लिया है दूसरी जगह, नॉर्मल मेल ले लिया है। तो आपके पास देखो क्या आ गया, ओके, देन एक्स सी वाई एंड देन एक्स वाई। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं अफेक्टेड फीमेल ले लेते हैं, तब आपको और भी सारे केस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास 50% कैरियर फीमेल, ठीक है, और कितने 50% अफेक्टेड मेल आए हैं। अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि ऊपर वाले केस में भी एक ही के ऊपर क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एक ही अलील है, यहाँ पे भी एक ही अलील है, लेकिन ये अफेक्टेड हैं और ये कैरियर हैं। यही बताना चाह रही हूँ इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में, जो कि है कलर्ड ब्लाइंडनेस। अब अपन आ जाते हैं एक और के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया, जिसको हम बोल देते हैं हीमोफीलिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हीमोफीलिया बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एनीमिया हो जाता है, जिसमें एनीमिया हो जाता है। हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा जीन होता है जो कि एक प्रोटीन को बनाता है, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन जब ये प्रोटीन नहीं बनता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है एंड सीवियर हमारे पास क्या आ जाती है, वो डिजीज़ आ जाती है। मतलब क्या कि ब्लड लूज हो रहा है, एक जगह चोट लग गई तो खून बहता जाएगा और उसकी वजह से हमारे को एनीमिया हो जाता है, ब्लड लॉस। जैसे कि विक्टोरिया के पास यही था, शी वॉज द कैरियर ऑफ दैट जीन, ठीक है। तो आपके पास अब क्या है यहाँ पे हीमोफीलिया के लिए, it is caused due to the mutation in that help in blood clotting.
ठीक है। अब क्या होता है, इट लैक्स, अब ये क्या करती है बॉडी, इसकी वजह से इसमें जो एंटी हीमोग्लोबिनिक प्रोटीन होता है वो रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एंड इट लीड्स टू सीवियर ब्लड लॉस whenever there is a cut। ठीक है, there is a cut। तो ये क्या करता है, एंड लीड्स टू एनीमिया, लीड्स टू एनीमिया। ठीक है। अब आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के, आपके पास एक नॉर्मल जीन होता है, मैं बताती हूँ कौन सा। देखो नॉर्मल जीन क्या होता है, HBB। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल जीन, अब चेंजेस जो आए तो क्या हुआ, ये बन गया HB, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या आ गया, S। ठीक है। अब ये क्या हो गया, अफेक्टेड और चेंज्ड। नॉर्मली ऐसा होता है, चेंज होने के बाद ऐसा हो जाता है। अब अपने पास चेंज होने के बाद भी अपने पास वेराइटीज हैं, क्या क्या वेराइटीज हैं, देखो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में HBB होगा, HBB होगा। ठीक है। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल में दो चांसेस हैं, कैसा, एक HBB और एक HBS। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, HBS एंड HBS। ये वाला बंदा तो जी नहीं पाता, जिसके पास ये चीज़ हो, ये बंदा जी ही नहीं पाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिस विल डाई आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। मतलब ये बंदा जिसके पास दोनों ही रिसेसिव केस में हैं, तो ये जिंदा रहने के चांसेस यहाँ पे बचते ही नहीं हैं। ठीक है। ये बंदा एक बार को सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि कैरियर है, यहाँ पे ये अफेक्टेड है, दिस इज अफेक्टेड। ओके, और ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा। अब ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सेक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अब सेम चीज़ है, अगर मेल है तो क्या चीज़ है, मेल है तो क्या है, XY होगा, और फीमेल है तो XX होगा। तो अब आप समझ जाओ कि फीमेल कैरियर रहेगी, अफेक्टेड तभी होगी जब दोनों पे होगा। और मेल में क्या चीज़ रहेगा कि एक के ऊपर भी क्रोमोसोम आता है, X के ऊपर भी वो जीन वाला, वो अफेक्टेड जीन आता है, तो वो ठीक है, ब्लड लॉस होता रहेगा पूरे टाइम। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ लेते हैं, क्या, इसके क्रॉस बिल्कुल कलर्ड ब्लाइंडनेस की तरह ही होंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट डिजीज अपने पास जो कि है थर्ड, अपने पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपके पास आपकी आरबीसी को शेप को कोड करने के लिए बेसिकली क्या होता है, इसमें शेप चेंज हो जाती है रेड ब्लड सेल की। ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोटीन ही बनाते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स को, हीमोग्लोबिन को। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है यहाँ पर, ठीक है, उसकी रेड ब्लड सेल में क्या चीज़ हो रही है, कुछ जीन्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। अब वो किस लेवल पर चेंज होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल बॉडी में क्या हो रहा है, अपने पास एक सीक्वेंस है किस चीज़ का, देखो ये है GAG एंड CTC। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरे केस में जहाँ पे म्यूटेशन हुई है
उधर क्या हुआ है, म्यूटेशन होते वक्त ये ए हो गया टी। तो यहाँ पे हुआ है म्यूटेशन में ट्रांसवर्जन। अगर आपने लास्ट सेशन पढ़ा है तो उसमें मैंने समझाया था कि ट्रांसवर्जन क्या होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं, रुको। अब यहाँ पे क्या है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा mRNA, यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि क्या है यहाँ पे GAG है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, सेम चीज यहाँ पे हुई और ये बन गई GUG, ठीक है, GUG। अब ये GUG बन गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज कोड कर रही है किसके लिए, वेलाइन के लिए। ये एक अमीनो एसिड चेन होती है, ठीक है, ये ग्लोबुलिन चेन होती है। अब मैं आपको बता दूंगी, पहले बेसिक चीज देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। वेलाइन 6 पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया ग्लूटामाइन, ये ग्लूटामाइन कोड करता है 6 पोजीशन पर, ठीक है। तो चेंजेस क्या हो गए, ये, जिसकी वजह से आपकी जो रेड ब्लड सेल थी वो पहले कॉन्केव शेप थी और यहाँ पे ऑक्सीजन आराम से O2 क्या करता था, बैठ करके आपकी बॉडी में ट्रैवल करता था ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पे सिकल शेप की आरबीसी हो गई है। आपकी आरबीसी कैसी हो गई है, सिकल शेप, सिकल शेप आरबीसी। यहाँ पे कैसी है, कॉन्केव शेप, डिस्क शेप, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आराम से नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से हो जाता है अपन को एनीमिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता चल चुकी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, जो कि आपके कौन से क्रोमोसोम पे होती है, 1 से लेकर के 22 क्रोमोसोम पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे वो चीज़ चेंज हो रही है जो कि आपके एक ग्लोबिन चेन चेंज हो रही है, जो कि कोड करती है आपके आरबीसी की शेप के लिए, ठीक है। वो चीज़ चेंज हो गई जिसकी वजह से ब्लड आरबीसी की शेप चेंज हो गई, ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रही है, पॉलीमराइजेशन ऐसे ही उसका होता जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन। सो दैट विड लीड टू सीवियरिटी, और जिसकी वजह से हो जाएगा क्या, एनीमिया। अब आपके पास नेक्स्ट डिजीज जो है वो है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया। फोर्थ डिजीज इज फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में भी म्यूटेशन की वजह से देयर इज समथिंग, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि कोड कर रही है किसके लिए, देयर इज अ जीन। ये भी कौन सी है, सबसे पहले तो आप ये लिख लिया करो, ऑटोजोमल रिसेसिव। डिजीज नहीं, डिसऑर्डर्स लिख लेना अगर मैंने कहीं लिखा हो ऐसा तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या होता है, लैक्स आ लिवर एंजाइम। यहाँ पे इस डिजीज में एक लिवर एंजाइम नहीं रहता है, ठीक है। वो लिवर एंजाइम नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली देखो, नॉर्मल एंड म्यूटेशन वाली जगह पे, ठीक है। मैं दोनों को इसलिए ही कंपेयर करके बता रही हूँ, ठीक है। एंजाइम का नेम है एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज।
अब यहां पे फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज है ही नहीं, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज है ही नहीं, नॉर्मल में ये है, नॉर्मल में ये है, तो ये एंजाइम बड़ा ही अच्छा है, क्या करता है, एक केमिकल जो कि फिनाइल एलेनाइन है, इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, इसको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। अब जब ये एंजाइम ही नहीं है तो आपका इधर फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन स्पेलिंग देख लेना एक बार, कन्वर्ट ही नहीं होता है टायरोसिन में। अब जब ये नहीं हुआ तो बच्चों क्या हुआ, ये एक्यूमुलेट होता गया, ये एक्यूमुलेट होता गया, ठीक है, और फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट होता गया और कन्वर्ट हो गया फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अगर आप इतना भी याद रखते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट कि फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, इस एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी होती जा रही है टॉक्सिक, बॉडी होती जा रही है टॉक्सिक, जिसकी वजह से होती जा रही है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की वजह से क्या हुआ, दिमाग आपका सही से काम नहीं करेगा, है ना, और प्लस में दिस केमिकल रिलीज्ड थ्रू यूरिन। तो अगर आपको कोई कहे कि मुझे फिनाइल एलानाइन या फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिन में मिला तो कौन सी डिजीज है, बोल देना फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो बिकॉज थ्रू यूरिन, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये हो रहा है कि यहाँ पर दिस इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय बिकॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय किडनी, किडनी इस केमिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसलिए आपका ये यूरिन से निकल रहा है। कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट और लास्ट डिजीज ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि आपके पास है क्या, हीमोफीलिया कर लिया हमने, थैलेसीमिया, वी हैव वन मोर दैट इज थैलेसीमिया, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास, थैलेसीमिया है। चलो ये भी आपकी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। हमने अभी सिर्फ रिसेसिव डिजीज ही पढ़ी हैं, जो कि क्या करते हैं आगे, जो कि कोड करते हैं ब्लड के लिए, मतलब एक ये ब्लड डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर है, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर। अरे एक चीज और आप यहाँ पे याद करो कि ये आपका ब्लड डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें सही करनी है, वो कि क्या है, ये फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये कौन सा एसिड है, फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लड डिसऑर्डर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो चेन्स के लिए इधर एक जीन होता है जो कि कोड करता है ब्लड की किन चीज़ों के लिए, एक अल्फा ग्लोबुलिन चेन के लिए, ठीक है, और एक बीटा ग्लोबुलिन चेन के लिए। अब इन दोनों में कुछ चेंज हो जाना तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अल्फा थैलेसीमिया, और एक हो जाएगा आपका बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या चीज है, अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें ये वाला जीन जो कौन से क्रोमोसोम पर होता है,
क्रोमोसोम नंबर 11 पर। ठीक है, इस क्रोमोसोम नंबर 11 पर कौन से जीन होते हैं? एक तो होता है HbA1, ठीक है, और एक होता है HbA2। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज योर वन जीन, 4 अलील्स। अब यहां पे एक कहानी गांठ बांध के सुन लो कि आपके पास 2 जीन है। आई एम वेरी सॉरी, यहां पर आपके पास 2 जीन हैं, 2 जीन, ठीक है, और 4 अलील्स हैं। जितने ज्यादा अलील्स चेंज होंगे, जितने ज्यादा अलील्स में म्यूटेशन होगी, उतना डेंजर थैलेसीमिया, उतना ही मोर थैलेसीमिया। मोर अलील्स म्यूटेट, क्या है यहां पे? मोर अलील्स म्यूटेट, मोर डेंजर थैलेसीमिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, अब ये वाला आपका आता है क्रोमोसोम नंबर किस पर? 11 पर। यहां पर होता है एक जीन है, इसके 2 अलील्स हैं। अब इसमें कब चेंज होगा? व्हेन दोनों अलील चेंज, तब ये डिजीज होगी, और ये बहुत ही बेकार होती है, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, व्हेन 2 अलील चेंज, when 2 alleles mutate, cause beta thalassemia। ठीक है, अब आपको ये थैलेसीमिया भी क्लियर हो गया है। यहां से तो हमने 5 डिजीज पढ़ ली हैं। देखो, थैलेसीमिया, उसके पहले पढ़ा था हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया, और मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये है फिनाइल पायरुविक एसिड, जो कि फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट हो जाता है इसमें, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं। ठीक है, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या लास्ट में? हीमोफीलिया, इससे क्या होता है? ब्लड लॉस और कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन से डिसऑर्डर्स? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।